Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So, today we are going to do chapter number 4, that is your HR planning. So, let me tell you, HR planning is a very important chapter, not because this कि आपका एग्जाम है या आपको ये पढ़ के पास होना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द प्लानिंग. हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था, एक पूरा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग. ठीक है. तो प्लानिंग के तुम्हें अगर कुछ फीचर्स याद हो तो फर्स्ट फीचर वाज फ्यूचर ओरिएंटेड. तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट? तो अब हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? एचआरएम. तो ये सारी फ्यूचर की बातें किसके एस्पेक्ट में होंगी? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू what topics we will be covering in this particular chapter. First of all, we will be covering the meaning. अगर हम कोई भी चैप्टर करते हैं तो हम सबसे पहले उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस या प्रोसेस या इम्पोर्टेंस, ये सब चीजें जरूर पढ़ते हैं, राइट? और ये आपके बहुत बेसिक चीजें हैं जो पेपर में मतलब बिन पूछे मेहमान की तरह आ जाती है, राइट? सो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे एंड लिमिटेशन पढ़ेंगे, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी ये प्रोसेस आ जाता है ना, इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, बिकॉज ये सब चीजें हर चैप्टर में दिख जाएगी, बट ये चीज तुम्हें फ्यू चैप्टर्स में ही देखने को मिलेगी. ओके. एंड इफेक्टिव एचआरपी. अब हर चैप्टर में दो चीजें पढ़ोगे, कि एक तो तुम पढ़ रहे होंगे कि वो कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है, उसे कैसे करना है, और उस चीज को इफेक्टिव कैसे बनाना है, हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू मेक इट अ बेस्ट प्रोसीजर. ओके. So this will be a checklist for our future reference. मतलब जब हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो हम इस चेकलिस्ट पे वापस आएंगे, हम देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया. ओके. Now let's move on to the introduction. Before I move further, let's discuss a very basic thing. हमने प्लानिंग करी, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एचआर प्लानिंग. तो एचआर प्लानिंग में तुम्हारे बेसिक के हिसाब से क्या होगा कि एक एंटिटी है, उसमें उसने डिसाइड किया कि उसे कितने एम्प्लॉयज चाहिए. लेट्स से उसने किया कि फ्यूचर में मुझे 50 एम्प्लॉयज चाहिए होंगे. तो मैं सबसे पहले क्या बोल सकती हूँ? इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड. ठीक है. Now, what if I don't make any plan? I go in future without a further planning. तो इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी. या तो आप अपने एम्प्लॉयज को गलत टाइम पे रिक्रूट करके बैठ जाओगे या गलत लोगों को रिक्रूट करके बैठ जाओगे. लेट्स से हमारा एक्सपेंशन का प्लान था अक्टूबर में, ठीक है, तुमने प्लानिंग नहीं करी, नवंबर आ गया, हमारे पास लोग ही नहीं है जिससे हम ये प्रोडक्शन करवा सके. तो ये सब कब रिक्रूट हो जाने चाहिए थे? अक्टूबर से पहले. ड्यू टू द बैड प्लानिंग ऑफ HR रिसोर्सेस वी एंडेड अप लूजिंग अ ह्यूज प्रॉफिट्स. ठीक है. सो बैड पीपल कैसे हो गया? लेट्स से मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ एंड मुझे अब एक साइंटिस्ट की जरूरत है. नाउ आई डेंट हैव एनी प्लान कि मुझे क्या स्किल्स चाहिए टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर रिसर्च. अब मैंने प्लानिंग नहीं करी थी तो क्या हो गया? मैं एक ऐसा साइंटिस्ट उठा लाई जो जूनियर था ना, जिसे नॉलेज थी रिसर्च के बारे में, and I ended up paying him 5 lakhs for no reason. And what did I get out of return? As a return, nothing. So I recruited a person जो inadequate skills से था. नाउ ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट. यहाँ पे कॉस्ट एकदम ऊपर चली गई. बाय
बिकॉज तुम्हारा बेनिफिट तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी कॉस्ट फालतू में खर्च हो गई. सो द गोल इज टू एक्चुअली रिक्रूट राइट पीपल एट द राइट टाइम. और ये कैसे होगा? विद प्रॉपर प्लानिंग. ओके. Now, I hope that you got the crux of this particular chapter. Let's move further and try to understand कि इस chapter में और क्या है, right? Make sure that the company doesn't hire people with the poor qualification. इससे क्या होगा? अगर तुमने गलत qualification के लोग उठा लिए, तो तुम्हें कोई benefit तो मिलेगा नहीं, बट उन्हें तुम सैलरी पे सैलरी दिए जाओगे, right? Accurate estimate of employees required. Let's say expansion plan में 500 employees की जरूरत थी, बट तुमने सिर्फ 100 ही एम्प्लॉय करे. तो इससे क्या होगा? वर्क बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पे, एंड मे बी तुम अपने गोल्स अचीव ना कर पाओ. एग्जिस्टिंग वर्सेस रिक्वायर्ड एम्प्लॉय. अब प्लानिंग में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम ये डिसाइड करो कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज चाहिए. यू ऑल्सो नीड टू सी कि तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग कितने हैं. ओके. सो दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन विल गो ऑन. फाइनली जो हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम इन कुछ वर्ड्स में लिख देंगे इन्हें. ठीक है, तो दैट विल बिकम द डेफिनेशन. The process of getting right number. As I mentioned, 500 का प्लान था, तो 500 एम्प्लॉयज ही एम्प्लॉय होने चाहिए, रिक्रूट होने चाहिए. क्वालिफाइड पीपल, और आई कैन से राइट स्किल्स, राइट, इनटू द राइट जॉब. जैसे रिसर्च के लिए मुझे एक साइंटिस्ट चाहिए, तो मैं रिसर्च वाले को एक साइंटिस्ट ही दूंगी एट द राइट टाइम. अक्टूबर की जगह ये नहीं कि नवंबर में रिक्रूट हो रहे हैं. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सब चीजें हो क्यों रही है? जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर ले. सो यू नीड टू एक्चुअली ब्रेक द मीनिंग इन सर्टेन एस्पेक्ट, सर्टेन पार्ट्स, एंड देन द डेफिनेशन विल बिकम वेरी इजी. सो सबसे पहले क्या हुआ? राइट नंबर, क्वालिफाइड पीपल, राइट जॉब, राइट टाइम. 4 राइट्स हो गए. क्यों? क्योंकि मुझे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर फीचर्स. सो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया. इफ यू गाइस वांट टू डू पीसी फॉग, ओके, फॉग चल रहा है, ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा सेज दैट इंडिया में तो फॉग चल रहा है. तो दैट इज हाउ आई हैव ट्राइड टू मेक थिंग्स सिंपलर. in case you don't want it, just you don't want such mnemonics, just try to understand the concept. Okay. ना फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, जब भी प्लानिंग की बात होती है तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर लुकिंग होता है, राइट. एडवांस में हम चीजें शेड्यूल करके चलते हैं कि कितनी डिमांड होने वाली है, कितनी सप्लाई होने वाली है, क्या प्लान्स है, क्या गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के. सेकेंड, इट शुड बी इन सिंक विथ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि मुझे एक्सपैंड करना है, सो आई विल बी रिक्रूटिंग मोर पीपल. बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है दैट आई हैव टू डू द कॉस्ट कटिंग, आई हैव टू रिड्यूस, आई हैव टू ले ऑफ माई एम्प्लॉयज. दैट इज what Byju's does now, right? Or in fact, many organizations are doing. Your Google, your Facebook, your Twitter, everyone is cost cutting. So यहाँ पे क्या होगा? हमारी प्लानिंग होगी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ट्यून विद द कॉर्पोरेट प्लान्स. अगेन अ काइंड ऑफ अ सिमिलर विद नीड्स. ओके, सो बस हमें थोड़ा वर्ड्स को ट्विस्ट करना है. जब भी हम प्लानिंग करें, वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा हो ब्रॉड थिंकिंग. मैनेजर्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 years. Proactive. There are always two approaches. Either you react after things are done, or you pro-react, that is in advance. So it is always better that you actually proactively react to the internal as well as your external situations of an organization. Let's say COVID-19 आया, ठीक है. अब कुछ लोगों ने COVID-19 आने का वेट किया, 2 साल खत्म होने का वेट किया, फिर जाके अपने एम्प्लॉयज को हटाया, राइट. जब तक वो इतने कंफ्यूज थे, सैलरी दे, आधी सैलरी दे, क्या करे, ठीक है. बट इफ यू वुड हैव रिएक्टेड प्रोएक्टिवली, तो क्या होता?
तो मार्च में ही एक अनाउंसमेंट करते कि यार वी डोंट नीड एनी एम्प्लॉयज नाउ, वी डोंट नीड 20% ऑफ आवर एम्प्लॉयज नाउ। व्हाई? बिकॉज हमारे ऑपरेशन सब डाउन होने वाले हैं। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली थिंक इन एडवांस, सो दैट तुम्हारे एम्प्लॉयज भी खुश रहे कि वो 2 साल में कोई और जॉब ढूंढ ले। ओके, गेट क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हें जरूरत है वैसे ही लोग तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो। फालतू के लोग लाओगे, ओवर क्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड, तो दैट डजंट मेक सेंस। Now, what are the objectives? Why do you think HR planning पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं? मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसके पीछे, आखिर करते क्यों है? राइट, बिकॉज प्लानिंग करना इतना आसान नहीं है। प्लानिंग जब भी होती है बोर्ड मीटिंग के साथ होती है, मैनेजर्स के साथ होती है, तो इट विल take lot of time, it will take lot of cost involved, right? तो ये सब क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये सब करने का, ये पढ़ते हैं। Now, first of all, I have to determine the forecast. I have to forecast the personal requirement. देखो, एचआर प्लानिंग बहुत जरूरी है टू डिटरमाइन कि फ्यूचर में कितने लोगों की नीड होने वाली है। अगर ये प्लान ही नहीं होगा हमारे पास, तो ऑब्वियसली ना ही करेक्ट तरीके के लोग आएंगे और ना ही करेक्ट टाइम पर आएंगे। कोप विद द चेंजेस, एज आई मेंशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उसके अंदर के लोग इम्पैक्ट नहीं करते, बाहर के भी लोग इम्पैक्ट करते हैं। बाहर कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गया, कस्टमर्स हो गया, लेट्स से बाहर के कॉम्पिटिटर्स हो गए। सो ये सब को कोप करने के लिए भी हमारा एचआर प्लानिंग किया जाता है। यूज एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली। सो व्हाट हैपेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर पहले से ही 10,000 एम्प्लॉयज है, सो आई नीड टू मेक श्योर कि ये 10,000 अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। देन ओनली आई विल रिक्रूट 500 एडिशनल। ये नहीं कि ये 8 घंटे में से 4 घंटे ये खाली बैठे हैं और ये 4 घंटे का काम हम इन 500 लोगों से करवा रहे हैं। डजंट मेक सेंस। मैं इन्हें सैलरी पूरे 8 घंटे की दे रही हूँ, राइट? सो आई हैव टू मेक श्योर कि ये 8 घंटे ही काम करे। अगर ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, देन ओनली आई विल रिक्रूट एडिशनल मैन पावर फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। नाउ I have to promote employees in a systematic manner. See, तुमने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, सारी तुम्हारी प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया। नाउ यू हैव टू ऑल्सो सी कि तुम उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशन दे रहे हो, टाइम टू टाइम उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहे हो, रेगुलर प्रमोशन हो रही है। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि उन्हें ही मिले ये प्रमोशन जो इसके लिए एलिजिबल हो। अगर कोई भी अनएलिजिबल बंदा प्रमोट हो जाता है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही खराब बात हो जाएगी। वाई? बिकॉज वो टॉप मैनेजमेंट में जाके उसे कुछ चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। ओके, now let's try to understand the importance of your HR planning. Why it is so important, why it cannot be ignored. Okay, so there are few reasons as to why it has to be taken into consideration by each and every organization and why it cannot be ignored at any cost. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिजर्वायर ऑफ टैलेंट। सो अब क्या हुआ, एचआर प्लानिंग में हमने कुछ लोगों को किया, ठीक है, हमें कुछ सरप्लस एम्प्लॉयज मिल गए, हमें पता है हमारे पास पोर्टफोलियोज रखे हैं 500 एम्प्लॉयज के। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। तो अब क्या हुआ, मेरे पास 500 लोगों के वो रखे हैं रिज्यूमेस, ठीक है। अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इन 500 लोगों के रिज्यूमेस फटाफट खोल के उन्हें रिक्रूट कर लूंगी। तो आई हैव अ रिजर्वोयर ऑफ टैलेंट जहाँ पे स्किल्स के साथ लोग अवेलेबल है, राइट? तो जैसे ही मुझे वो जरूरत पड़ेगी आई विल असाइन देम दी टास्क। प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर। नाउ मैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करूंगी? मैं उन्हें मोटिवेट करूंगी, मैं उन्हें ट्रेन करूंगी, मैं उन्हें डेवलप करूंगी एडवांस में। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लेट्स से मेटावर्स, राइट,
कुछ आने वाला है, तो मेरे एम्प्लॉयज फटाफट से प्रिपेयर होने चाहिए कि यार ये तो बहुत इजी चीज है। जहां पे अदर ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्ट्रगलिंग टू डील विद सच चेंजेस, माय एम्प्लॉयज विल बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज हाउ द प्लानिंग गोज। मैं एक चीज बताती हूँ तुम्हें, what really is happening in my firm, that they are preparing me for the advanced technological tools. Why? Because when other firms will be struggling to use them, by me as an individual will know each and every tool in advance. So just think how planned they are in advance of 20 or 25 years, or maybe just 15 years. Okay, now expand the contract. If an organization want to expand, तो मैं चीजें अच्छे से प्लान करूंगी फ्यूचर में। आई विल एम्प्लॉय मोर पीपल, मोर स्किल्स, एवरीथिंग। तो एडवांस planning will make sure that yes, I want to recruit right number of people at the right time. Okay, तो यहाँ पे हो गया मेरा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? योर कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग में क्या हो जाएगा? कॉस्ट कटिंग इज व्हेन यू वांट टू एक्चुअली कट द कॉस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट टू remove few people from your organization in order to reduce the cost. Okay, succession planning not very important, but yeah, you can always mention। देखो, HRP क्या करता है? हमें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है, राइट? सो एज आई मेंशन कि हम प्रिपेयर हो रहे फ्यूचर के लिए, तो हम उसके हिसाब से प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को अपने टॉप मैनेजमेंट में ला सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, सो दैट आई नो कि मेरे टॉप मैनेजमेंट में या एज अ सीनियर्स, एज अ मैनेजर्स, आई हैव फ्यू बेस्ट लीडर्स जो ये सब चेंजेस आने पे बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। सो कैन यू इवन understand the extent to which HRP is important? Okay, so you need to actually analyze things, you need to understand things, that dude, this is very important. Now, in case are you preparing for ACC exam, in case you are preparing for ACCA and you are self-studying or you are taking coachings where they are not taking your regular test or mock test, you can always contact us. My team will always help you for, ACCA exam preparation, and we conduct test series and mock exams. Now, the process of HR planning. This is the most important topic of this particular chapter. अभी तक अगर तुम मानो तो मैं सच में बकवास ही कर रही थी। ये सब चीजें बहुत 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 बेसिक थी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, प्रोसेस में सिर्फ दो ही चीज आती है। एक मुझे एस्टिमेट करनी है डिमांड, एक मुझे एस्टिमेट करनी है सप्लाई। ओके, सो डिमांड के कुछ टेक्निक्स होते हैं एंड सप्लाई की कुछ टेक्निक्स होते हैं, जहां पे मैं चीजें फटाफट से अपने HR रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकती हूँ। ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग में लेट्स सी क्या क्या होता है, बट वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। सी डिमांड, डिमांड होता क्या है? मैं लेट्स से पीपल possessing relevant qualification, are actually influenced by three factors. First of all, is your external factors. External factors क्या हो गए? That is existing your outside the organization. This can be a liberalization, globalization, economical, political, social. Your pestle. If you talk about the external, you talk about the pestle, right? सो जब लिबरलाइजेशन हुआ था या ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तब एक डिमांड आई थी, एक फ्लड आया था लिटरली, जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी थी। एंड स्पेशली इफ यू नोटिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जब मशीन्स इक्विपमेंट्स आए थे, ओके, सो देयर वाज अ ह्यूज 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 डिमांड प्रोफेशनल्स की। एवरी पीपल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन wanted, बेस्ट एम्प्लॉयज फॉर themselves। तो वहां पे क्या हुआ था? देयर वाज अ ह्यूज डिमांड दैट वाज क्रिएटेड। नाउ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो हमारे अंदर के होते हैं। तो लेट्स से बोट कंपनी थी 2010 में, जब उसे कोई नहीं जानता था। 2020 में इट हैज बिकम अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो इन पर्टिकुलर ईयर्स में उसने क्या डिमांड करी होगी?
That would be a huge demand. Why? Because उसे बहुत ज़्यादा expand करना था. It wanted to take their operations to the next level. Now the workforce factors. Workforce factors कुछ internal से होते हैं. Sorry. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? Demand is actually forecasted inside or outside. But workforce भी तो होते हैं. Let's say मेरी कुछ लोग रिजाइन करके चले गए, कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों का टर्मिनेशन हो गया. तो ये सब चीजों को कोप अप करने के लिए वी ऑलवेज डिमांड न्यू एम्प्लॉयज, वी ऑलवेज डू प्लानिंग इन एडवांस. नाउ व्हाट अबाउट द सप्लाई फोरकास्टिंग? सप्लाई फोरकास्टिंग दो चीजों से होती है, या तो इंटरनल लेबर सप्लाई एनालिसिस या एक्सटर्नल लेबर सप्लाई एनालिसिस. इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल पे हम देखो क्या देखते हैं, हमें किस एक्सपीरियंस, किस स्किल्स, किस नॉलेज के लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से हम अपनी वैकेंसी देखते हैं. एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, राइट? एक्सटर्नल में क्या चीज हो गया? लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रही है एंड नए ऑपरेशंस में डाइवर्सिफाई हो रही है. लेट्स से मर्चेंट बैंकिंग हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, ठीक है? तो अब इससे क्या हो रहा है, जो लोग इंटरनली अवेलेबल थे उनसे वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम बाहर जाएंगे लोगों को ढूंढने, राइट? तो इंटरनल क्या हो गया? इंटरनल जब मैंने अपने ही लोगों को प्रमोशन दे दिया तो आई एम एक्चुअली फुलफिलिंग दी वैकेंसीज इंटरनली. बट जब ये सब चीजें नहीं पॉसिबल हो पा रही तो मैं क्या करूंगी? मैं एक्सटर्नली जाके देखूंगी, राइट? फाइनली डिमांड और सप्लाई का लेट्स से ग्राफ बना के आई विल सी कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है एंड कितने गैप्स को मुझे फुलफिल करना है, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है. Now let's move on to the third last topic, that is demand forecasting techniques. अब ये डिमांड को फोरकास्ट करें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर जजमेंटल एनालिसिस. जजमेंटल एनालिसिस में बहुत इजी होते हैं. फर्स्ट विल बी बॉटम अप. बॉटम अप मतलब कुछ सुपरवाइजर मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार हमें ना ये सब चाहिए, ठीक है? एंड हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए, 5 एम्प्लॉयज चाहिए फैक्ट्री में, एंड हम मैनेजर्स के लिए इसके लिए अप्रूवल ले लेंगे. टॉप डाउन उल्टा हो जाता है. मैं यहाँ पे मैनेजर्स मिलके मीटिंग करते हैं कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 5 एम्प्लॉय चाहिए एंड फाइनली टॉप मैनेजर्स आर टेकिंग योर डिसीजन. ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव थिंग जहाँ पे हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं कि यार पास्ट ट्रेंड ये चलता हुआ आ रहा है. लेट्स से ईवाई ने लास्ट ईयर कैंपस रिक्रूटमेंट से 20,000 एम्प्लॉयज उठाए थे, तो लास्ट टू लास्ट ईयर 25,000 उठाए थे. तो यू सी द ट्रेंड्स. ओके. फाइनली कंप्यूटर मेथड. कंप्यूटर मेथड में क्या होता है? हम कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जोड़ देते हैं. लेट्स से डायरेक्ट टास्क, कितने लोगों को मशीन एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, एंड देन इतनी यूनिट्स बनानी है तो कितने घंटे लगेंगे, राइट? ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी सेल्स आउटकम्स पे. अगर तुम्हारी सेल्स ज्यादा है, कम है, या मिनिमम मतलब ओके ओके चल रही है, तो ये सब चीजें हम कंप्यूटर मेथड में देखते हैं. Now the workload and workforce analysis. This can be asked in your exam. Okay. वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? जहां पे मैं क्वालिटी देखती हूँ लोगों की, तो क्वालिटी ऑफ कम पीपल कि उस क्वालिटी के लोग चाहिए. लेट्स से मुझे एसी चाहिए, राइट? बट वर्कलोड में क्या देखती हूँ मैं कि लेट्स से मुझे ना 10,000 पीसेस बनाने हैं, ठीक है? एक पीस बनने को लेट्स से ऐसे. वर्कलोड इज एक्चुअली मोर ऑफ मैथमेटिकल अगेन. कैसे? लेट्स से एक महीने में मुझे 10,000 यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, तो 20,000 घंटे चाहिए. एंड ऐसे करके अभी मेरे पास सिर्फ 5 एम्प्लॉयज है जो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो मुझे 5 और चाहिए जो 10 घंटे और काम करे, जिससे 20,000 यूनिट बन जाए.
तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड मैं अपनी डिमांड को डिटरमाइन कर रही हूँ. ओके. Now formulating HR plans, this is not at all important, please trust me. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. अगर तुम्हें फिर भी पढ़ना है तो I can share the snip of this particular topic. Okay. मतलब मेरी बुक में जो भी पैरास है मैं वो शेयर कर दूंगी अगर तुम्हें पढ़ना है तो. ओके. एंड इन केस यू वांटेड यू कैन जस्ट कमेंट and or email me at ruchikoil2306 and I will share this thing. Now, limitation of HRP. What is the main limitation? Why it is not, see, accuracy. जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं ना तो हमेशा एक वर्ड याद रखना, अनसर्टेनिटी. देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी. किसको पता था कोविड-19 आ जाएगा? जो बंदे ने 2017 में प्लानिंग करके बैठी थी इतनी डिटेल में, क्या पता था उसे कि ये सब आ जाएगा और उसके प्लान्स फेल हो जाएंगे? प्रिपरेशन. ठीक है. नाउ it has to be done in the most sophisticated manner. ओके. हमें सारे लोगों से, सारे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है ये सब करने के लिए. लेट्स से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट डिपार्टमेंट. तो देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स. एचआर वाले लोगों को सबको लेके चलना पड़ता है साथ में, राइट? Support. You need to have the support of the top management of your external people. External like कैसे? तुम सोच रहे हो मैं ले ऑफ कर दूं, ट्रेड यूनियंस खड़े हो जाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट. ठीक है. तुम एज अ सुपरवाइजर सोच रहे हो ये मुझे 5 लोगों की जरूरत नहीं है, बट टॉप मैनेजर्स ने मना कर दिया. नो, वी कैन नॉट अवॉइड देम, वी कैन नॉट cost cut such thing. You have to recruit them, you have to train them, you have to develop them. So you need to have support internally as well as externally. Resistance. Now resistance क्या होते हैं? Trade unions again. तो obviously इतना सब कुछ आसान नहीं है. अगर तुम्हारा प्लान इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज चल रहा है तो पॉसिबल है कि वो इतना हेट्रेड ना क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशन में. बट जस्ट इमेजिन तुम्हारा ऑपोजिट चल रहा है टू द व्हाट एम्प्लॉयज वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, तो वो तो बहुत ज्यादा तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा. नंबर गेम. हमेशा हम क्वांटिटी की तरफ ध्यान रखते हैं और हम क्वालिटी को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. तो रिक्रूटमेंट करते हुए या प्लानिंग करते हुए वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी हम ये सब कर रहे हैं वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन बोथ थिंग्स, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. नाउ द लास्ट टॉपिक, इफेक्टिव एचआर. हम अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑब्जेक्टिव्स. जो भी प्लानिंग करो ऑब्जेक्टिव्स के सिंक में करो. अगर तुम्हें याद हो ये सब तुम फीचर्स और इम्पोर्टेंस को मिला के लिख सकते हो. हमेशा नई चीजों को याद करा मत करा करो, थोड़ा जो याद किया हुआ है उनसे घुमा के लिया करो. ये पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स, इट शुड बी इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, उसके बिना कर लोगे? उनके अप्रूवल के बिना कर लोगे? टॉप नहीं, बहुत बेसिक सी बात है, राइट? एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनकी क्या एग्जिस्टिंग स्किल है, किस स्किल के लोग चाहिए, राइट? एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेटा बेस क्रिएट करना चाहिए, करियर प्रोग्रेस अप्रेजल करना चाहिए, उनके टारगेट्स, प्रमोशंस, ट्रेनिंग, सब कुछ का एक डेटा बेस क्रिएट करो जिससे तुम्हारी ये सब प्लानिंग इफेक्टिव हो. क्योंकि जब डिसीजन लेने का टाइम आए तो तुम ये सब देख कर लो. ओके. एंड कोऑर्डिनेशन. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्लानिंग, कुछ भी डिसीजन होता है तो इट हैज टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट्स. तुम अकेले अकेले कुछ नहीं कर पाओगे. ओके.
So that's it. The chapter is over. Thank you so much for watching this video. I hope आपको समझ में आया होगा because ये इतना मुश्किल चैप्टर था ही नहीं, राइट? ऐसे अगर टिप्स पे भी याद करने की कोशिश करो ना, बहुत इजी है। क्या था? मीनिंग था, ऑब्जेक्टिव्स थे, फीचर्स थे, इंपॉर्टेंस थी, लिमिटेशन थी। ये तो हो गया एक हिस्सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? प्रोसेस। प्रोसेस में क्या पड़ा? डिमांड, सप्लाई, राइट? So this is all about this particular chapter. Make sure that you subscribe to my channel. Make sure that you share this particular playlist with your friends. Okay. So see you in the next chapter, chapter number 5. That is recruitment. That is very interesting chapter, and I hope my throats get better till that chapter. So sorry for the inconvenience due to my bad throat, and all the best. Keep studying. Keep asking your doubts, and thank you. Have a great day. Bye.